औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Dear students, Dr. Saidullah Jan is once again with you. This is the continuation of chapter number 5 of first year text, which is about angular and circular motion. Today, in this lecture, we will cover moment of inertia of a particle, moment of inertia of a rigid body, and torque in terms of moment of inertia, which we have already discussed in chapter number 2, vectors and scalars. And rotational kinetic energy and moment of inertia of a hollow object and a solid object. Now come to moment of inertia. Before we go to moment of inertia, go to linear inertia, which you studied in Newton's first law of motion. And there will be analogy between moment of inertia and linear inertia. Linear inertia was defined as the reluctance of a body to change its state of rest or of uniform linear motion. The resistance or the opposition of a body to resist any change in its state of rest or of uniform linear motion was known as linear inertia or simply mass of a body. लीनियर इनर्शिया के बारे में आपने पढ़ा है और वो क्या कहते हैं कि अगर कोई बॉडी अपने हालत सकून या यूनिफॉर्म लीनियर मोशन के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करती हैं तो उसको लीनियर इनर्शिया कहते थे और एम से रिप्रेजेंट होता है। अब आ जाओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको दूसरे अल्फाज में रोटेशनल इनर्शिया भी कहते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशनल इनर्शिया यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया ये क्या है? बिल्कुल उसी तरह द रिलक्टेंस of a body to change its state of rest or of uniform rotational or angular motion is called moment of inertia. The reluctance or resistance or opposition of rotating objects to its state of rest to change its state of rest or of uniform angular motion to change its state of rest or of uniform angular motion is called moment of inertia या rotational inertia. Reluctance हचकचाहट को कहते हैं। रिलक्टेंस किसको कहते हैं? रेजिस्टेंस को कहते हैं। रिलक्टेंस किसको कहते हैं? रेजिस्टेंस को कहते हैं। यानी अगर कोई बॉडी है, रेस्ट में है, आप उसको रोटेट करना चाहें, आप उसको क्या करना चाहें? रोटेट करना चाहें, और वो कहती है कि मुझे रोटेट ना करो, तो उसकी ये आदत कि मुझे रोटेट ना करो, इसको हम रोटेशनल इनर्शिया कहते हैं। या अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से, या रोटेट कर रही हैं और आप उसको रोकने की कोशिश करते हैं, तो वो कहती हैं कि मुझे क्यों रोक रहे हो, मुझे जाने दो, अपना मोशन कंटिन्यू करने दो। तो उसकी ये हालत कि मुझे क्यों रोक रहे हो, उसको हम क्या कहते हैं? रोटेशनल इनर्शिया कहते हैं। सो रोटेशनल इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी डिफाइंड एज द रिलक्टेंस ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन और एंगुलर मोशन। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई आई, इसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है।
नाउ आप देखो इसके लिए एक्सप्लेनेशन, इसके देखिए इक्वेशन क्या है. कंसिडर अ मास m tied to a massless rope is rotating in a circle of radius r under the influence of tangential force or centripetal force is dragging it towards the center. Is always directed towards the center. फर्ज करें ये एक मास है और ये एक दायरे में घूम रहा है जिसका रेडियस क्या है, r के बराबर है. किसके बराबर है, r के बराबर है. और टेंजेंशियल फोर्स जो उस पर अमल कर रहा है F है. ये टेंजेंशियल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होता है या 90 पे होता है रेडियस के साथ. 90 पे होता है रेडियस. इधर अगर ले लें तो ये देखो टेंजेंशियल फोर्स ये हो जाएगा. अगर इधर पार्टिकल है तो इधर ये हो जाएगा टेंजेंशियल. अगर इधर पार्टिकल है तो टेंजेंशियल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी. तो देख रहे हो कि एक बॉडी है, पार्टिकल है, रोटेट कर रहे हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेंजेंशियल फोर्स F इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r. तो टार्क जो है हमने पढ़ा हुआ है कि टार्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये रोप को हमने मासलेस क्यों ले लिया, मासलेस इसलिए कि हम ये पहले हम पार्टिकल से स्टार्ट लेते हैं फिर रिजिड बॉडी पे आते हैं. मासलेस रोप है तो वी विल नॉट ट्रीट इट एज ए रिजिड बॉडी बट वी विल ट्रीट इट एज ए पार्टिकल. सिंगल पार्टिकल के लिए पहले हम करते हैं फिर बाद में. और आपने देखा कि आर और एफ के दरमियान एंगल क्या है, 90 है. तो क्या आ जाएगा, आर एफ साइन 90 डिग्री एन आ जाएगा. तो आर एफ एन आ जाएगा. क्या आ जाएगा, आर एफ एन, वेयर एन यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ आर एंड एफ एज वी स्टडीड इन द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स in chapter number 2, scalars and vectors. Now the magnitude of the torque will be RMA. Torque is equal to RMA, but A is equal to R alpha. F जो है किसके बराबर है, MA. तो RMA, लेकिन A आपने इससे पहला रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, तो A इज इक्वल टू R अल्फा था. तो A की जगह हम क्या डाल लेंगे, आर अल्फ़ा डालेंगे. तो आर अल्फ़ा डाल लिया तो एम आर स्क्वायर अल्फ़ा आ गया. ये एम आर स्क्वायर जो है, एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू आई, यानी वेयर आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट. सो from this torque can be defined also I multiplied moment of inertia multiplied by angular acceleration. That also gives you torque, which we have discussed in chapter number 2, scalars and vectors. अब I जो है एम आर स्क्वायर पर, I depends upon mass and the square of the distance from the axis of rotation. Square of the R, you can say distribution of mass from the axis of rotation. कि मास एक्सिस ऑफ रोटेशन के नज़दीक है या दूर है. अगर मास एक्सिस ऑफ रोटेशन का नज़दीक होगा तो आई क्या होगी, कम होगी. ठीक है ना. और अगर दूर होगा तो आई क्या होगी, ज़्यादा होगी. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर इनर्शिया दैट इज़ मास. यानी मुशाबहत. अभी तक जो ये चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ तो पहले लीनियर को थोड़ा सा कर देता हूँ, फिर उसके बाद आपके पास आ जाता हूँ किस पे, रोटेशनल पे आ जाता हूँ. तो ये थी पार्टिकल के लिए. अगर कोई पार्टिकल दायरे में घूम रहा है, इसका मास m है रे और दायरे का रेडियस r है और टेंजेंशियल फोर्स f है, और ये f जो है हमेशा r का परपेंडिकुलर होता है. तो आपने देखा कि टार्क जो बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, पार्टिकल पे एक्ट कर रहे हैं, तो r क्रॉस f आर एफ साइन 90 डिग्री 91 के बराबर है, साइन 90. और तो आर एफ एन आ जाएगा. f जो है वो एम ए के बराबर है, तो a जो है वो r अल्फ़ा के बराबर है. ये हमने सारे पहले किए हुए हैं. तो टा इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फ़ा ये आ जाएगा. और इसको हम फिर क्या कहते हैं, एम आर स्क्वायर को हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया या एंगुलर इनर्शिया. ये था पार्टिकल के लिए. अब रिजिड बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी. व्हाट अ रिजिड बॉडी इज, अ रिजिड बॉडी is a body that is composed of many particles
and the distance among or between the particles are very hard to be changed even if force, pressure or stresses are applied on that body. रिजिड बॉडी बहुत से पार्टिकल पे मुश्तमिल होती है और हर पार्टिकल के दरमियान जो डिस्टेंस होती हैं उसको आसानी से तब्दील नहीं किया जा सकता, ख्वाह उस पर कितना ही फोर्स आप लगा दें. दैट बॉडी इज ट्रीटेड एज रिजिड बॉडी. सो हम रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं. तो इसके लिए देखो, ये आप एक बॉडी को ले लेते हैं जो कि मैनी पार्टिकल पे मुश्तमिल होता है. कंसिडर a rigid body is composed of n particles of masses m1, m2, m3, mn at distances r1, r2 and rn from the axis of rotation and is rotating with a uniform angular acceleration a about y dash axis y dash under constant torque. देखो रिजिड बॉडी है, ये देखो मेरा हाथ जो है वो रिजिड है. ये देखो अगर ये पिवट पॉइंट है तो ये देखो ये पार्टिकल ये पार्टिकल ये पार्टिकल ये पार्टिकल ये डिफरेंट डिस्टेंसेस पे हैं इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से. ये पार्टिकल है m1, m2, m3 और mn. m1 का फासला एक्सिस ऑफ रोटेशन से r1 है, m2 का r2 है, m3 का r3 है और mn का rn है. और एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, ये y डैश है, y डैश है. और उस पर जो अमल कर रहा है टार्क, वो कांस्टेंट टार्क अमल कर रहा है. सो द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टार्क्स एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल्स आर, जो टार्क अमल कर रहे हैं बॉडी पे वो क्या है, टावन m1 r1 स्क्वायर एल्फा, टावन m1 r1 स्क्वायर एल्फा, टा टू m2 r2 स्क्वायर एल्फा. इससे पहले हमने किया टा n and ta n mn rn square alpha. Now the net torque acting on a rigid body is the sum of all torques. So ta 1 plus ta 2 plus ta n. Putting the values from here, m1 r1 square alpha, m2 r2 square alpha and this. So sigma ta m1 r1 square alpha plus m2 r2 square alpha plus mn r square n alpha. So sigma ta is equal to summation I is equal to 1 to n mi ri square alpha. Since alpha is constant, because constant torque acts upon it, so sigma ta will be equal to that is equal to I, that is equal to I is equal to क्या आता है, sigma I is equal to 1 to n mi ri square is the moment of inertia of a rigid body. So ta क्या आ जाएगा, I alpha आ जाएगा. क्या आ जाएगा, that will come out to be I alpha. तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा, I alpha आ जाएगा. सो ये आपके पास क्या आ गया, उसी तरह वो फार्मूला वो सिंगल पार्टिकल के लिए था, ये रिजिड बॉडी के लिए आपका हो गया. दैट वाज फॉर सिंगल पार्टिकल एंड दैट इज फॉर ए रिजिड बॉडी. सो वी कैन से दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशनल इनर्शिया और एंगुलर इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी फैक्टर्स. लीनियर इनर्शिया पे डिपेंड करता है यानी मास पे. I is a direct function of mass. Greater is the mass of the object, greater will be the moment of inertia, and its reverse. Second, distribution of mass from the axis of rotation, i.e. r. axis of rotation से mass किस तरह distribute हो गया, दूर दूर है या नज़दीक नज़दीक है, तो moment of inertia जो है वो उस पर डिपेंड करते हैं. और I is directly proportional to r square. Now come to SI unit of moment of inertia. The SI unit of moment of inertia is kg meter square. For mass kg, for length square that is meter square.
Now come to dimensions of moment of inertia, that is ml square. ml square. Nature of moment of inertia. What the nature? Moment of inertia is a scalar quantity. ये क्या है? Scalar quantity है. Now moment of inertia of few rigid bodies जो कि ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुके हैं और हम सिर्फ आपको बताते हैं कि ये हैं, आपके बुक में भी मौजूद है और मैंने कुछ ज़्यादा लिख दिए. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन वॉल्ड सिलेंडर आर रिंग ऑफ मास m and radius r about vertical axis passing through its center is I is equal to mr square. थिन वॉल्ड सिलेंडर यानी दरमियान से खाली हो. ये देखो थिन वाल, जिसके ये वाल्स जो है वो बहुत थिन होते हैं, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो I इज इक्वल टू mr. या रिंग जो होता है, अंगूठी जो होती है शादी वाली, वो वाली अगर वो थिन वो है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मालूम करेंगे तो I इज इक्वल टू mr स्क्वायर होगा. इसी तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क आर सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m रेडियस r अबाउट वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज हाफ mr स्क्वायर. डिस्क हो या सॉलिड सिलेंडर हो, सिलेंडर तो आप जानते होंगे, पेन जो है आपका सिलेंडर की तरह है, लेकिन अगर ये वो उसका बना होता है, ये जो क्या होते हैं सरिया वगैरह जो होता है, ये अगर छोटा टुकड़ा काट दिए तो वो भी सिलेंडर नुमा होता है. आपको पता है सिलेंडर क्या होता है. और सिलेंडर अगर सॉलिड हो हालो ना हो तो उसका जो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे उसके लिए फार्मूला हाफ mr स्क्वायर है. सो फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क और सॉलिड सिलेंडर अबाउट द एक्सिस इज I इज इक्वल टू हाफ mr स्क्वायर. इसी तरह आ जाओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनुलर और डोनट शेप ऑब्जेक्ट ऑफ मास m inner radius r1 and outer radius r2 about vertical axis passing through its center is डोनट हम खोड़ली चरता कना ओ कना मुई खोड़ली लाशे ओखरे पैसे जेब और के खैर देना मज़ा और तवाखले ठीक शो. हाँ डोनट चेदे आगा दुआ गई कहना यो दनन रेडियस भाई इनर रेडियस और एक आउटर रेडियस होता है, थिक होता है डोनट जो होता है, तो उसका इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे? हाफ m मल्टीप्लाई बाय r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर. यानी जिसकी वाल थिन ना हो थिक हो, थिन के लिए तो आपने ऑलरेडी कर दिया, लेकिन अगर वाल थिक यानी अगर आपके पास डोनट हो, डोनट के एक होता है वो मोटा होता है, दीवारें मोटी होती हैं, तो एक इनर रेडियस होता है और एक आउटर रेडियस होता है. दो रेडियाई होते हैं, एक इनर रेडियस होता है और एक आउटर रेडियस होता है. तो ये होता है. तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे? हाफ मल्टीप्लाइड बाई m होल r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर. इसी तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ a solid sphere of mass m and radius r about a vertical axis passing through its center, वो क्या है? I is equal to 2 by 5 mr square. I is equal to 2 by 5 mr square. ये स्फेयर के लिए है, तो जब स्फेयर होती है तो आपने फ़ौरन ये फार्मूला लगाना है. इसी तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड और मीटर स्टिक m and radius r about vertical axis passing through its center, यानी अगर कोई रॉड है इसके सेंटर पे अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना चाहते हैं यू वर्टिकल एक्सिस पे, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम क्या करेंगे? हाफ 1/12 mr स्क्वायर से मालूम करेंगे. क्या करेंगे? 1/12 mr. मीटर स्टिक हो या रॉड हो और सेंट्रल एक्सिस पे वर्टिकल एक्सिस पे जो है इसका जो हम मालूम करेंगे तो ये इस तरह आ जाते हैं. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ मास m लेंथ a एंड विड्थ b अबाउट वर्टिकल एक्सिस. रेक्टेंगल तो आप जानते हैं, अगर इसका लेंथ a है और विड्थ b है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट सेंटर क्या होगा? 1/12 m और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सो दीज आर द फी फार्मूला फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ये देखो ये सारे बता दिए गए हैं. ये देखो ये आपके पास जो है सॉलिड सिलेंडर हैं, हालो हैं और स्फेयर्स हैं, और ये हैं सारे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी साथ साथ लिखी हुई हैं. तो ये है आपके पास क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में थोड़े बहुत जो इंफॉर्मेशन थे वो दे दिया आपको. सो यू हैव सीन दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और व्हाट रोल डज मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज इन रोटेशनल मोशन. वी आर गोइंग टू डिस्कस इट in details in our later sections of
or lectures. So moment of inertia, in conclusion, is the reluctance of a body to change its state of rest or of uniform rotational motion. It is a function of two things: mass and distribution of mass from the axis of rotation, and that is I is equal to mr square in general. And in specified cases, I have discussed it with you people. For ring, it is mr square; for solid cylinder, that is half mr square, and so on, so far, which we have discussed in the early section. Now come to few MCQs on the moment of inertia. The radius of a solid sphere of mass 200 gram is 10 centimeter. The moment of inertia of a sphere is, एक solid sphere है जिसका मास 200 ग्राम है और रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? आपको ऊपर मैंने बताया लेक्चर्स के कि I इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वेयर फॉर स्फेयर. I is equal to mr square, and when you put value of m, that is 0.2 and that is 0.1, then out of these you don't find any option, so option none is the correct one. लेकिन अगर आप निकालना चाहते हैं तो निकाल लो, m की कीमत लगा लो 0.2 और r की कीमत 0.1 है, तो स्क्वायर कर लो 0.01 हो जाएगा. तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.01 ये 0.002 आ जाएगा. तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.002 तो 0.004 बाई 5 आ जाएगा. 0.004 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा. और अगर आप ग्राम सेंटीमीटर में डालना चाहते तो डाल लो. 200 मल्टीप्लाइड बाई 100 आ जाएगा. 200 मल्टीप्लाइड बाई 100 आ जाएगा. तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 2, 40,000 बाई 5, 40,000 डिवाइडेड बाई 5, अब 40,000 डिवाइडेड बाई 5 कर लो. अगर इसमें ऑप्शन आ गया आपके पास तो ठीक है, और अगर नहीं आया तो फिर गलत है, तो फिर नन होगा. सिंपल बात मैंने की कि अगर आप ग्राम सेंटीमीटर में लाना चाहते हैं, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ये देखो इसमें 8,000 आ रहे हैं लेकिन वो ग्राम सेंटीमीटर लिखा हुआ है. अगर ये ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर होता तो ये वाला ठीक होता. तो कभी कभी मैंने कहा MCQs को देखना होता है, कभी कभी यूनिट्स के थ्रू आप उसको गलत साबित कर सकते हैं, कभी किस के थ्रू. वो जब आपको प्रैक्टिस हम देंगे तो इंशाल्लाह आप इसके स्केल्ड हो जाएंगे. तो ये हो गया आपके पास यानी ये 8,000 मेरे ख्याल में आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ जो सेंटीमीटर है दैट इज़ रॉन्ग. सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए था, फिर ठीक होता. तो इसलिए जवाब क्या आ गया? नन आ गया. तो जनाब नेक्स्ट पे आ जाओ. द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फेयर एंड सॉलिड सिलेंडर ऑफ सेम मासेज एंड रेडियाई इज. तो ये तो बड़ा सिंपल है. स्फेयर के लिए आपने किया 2/5 mr स्क्वायर और सिलेंडर के लिए क्या 1/2 mr स्क्वायर. तो आई स्फेयर डिवाइड बाई आई सिलेंडर, इससे 4/5. अगर मैं गलत भी हूँ तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं. तो 4:5 इज़ द आंसर. 4:5 इज़ द आंसर फॉर इट. मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में आपने पढ़ा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले करता है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर स्पीड का ताल्लुक जो है वो इनवर्स है. अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो एंगुलर स्पीड क्या होगी? कम होगी. और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो एंगुलर स्पीड क्या होगी? ज़्यादा होगी.
डांसर जब खुले हाथों के साथ क्या करते हैं, डांस करते हैं, तो वो स्लो होते हैं, क्योंकि मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, दूर दूर होता है। मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, दूर दूर। ये देखो, अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो मास दूर दूर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, तो स्पिन वो क्या करता है, स्लो करता है। और अगर हाथ को यू कर लें तो वो क्विक स्पिन करता है, बिकॉज मास जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन का करीब आ जाता है। देखो, घर में आपके पंखे को आपने कभी गौर से देखा है कि ज़्यादा मास एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब होता है या कम मास? ज़रा चेक कर लो, ज़रा देख लो, दरमियान में पंखा भारी होता है कि नहीं होता? सबसे ज़्यादा वजन सेंटर पे होता है कि नहीं होता? और सेंटर पे मास ज़्यादा क्लोज होता है, आर छोटा होता है कि नहीं होता? तो मैक्सिमम मास इज क्लोजर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो पंखे का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कम है, पंखा क्विक रोटेट करता है। यही पंखा है, अगर ये सेंटर वाला मास थोड़ा सा दूर दूर कर दें इससे, तो यही पंखा है, पहले आपने 1 पे लगाया था तो स्पीड तेज था, अब उसी 1 पे लगाओ, ये पंखा हल्का हल्का घूमेगा, हल्का हल्का घूमेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये रोल है। देखो, एक व्हील वाला साइकिल होता है, एक डिस्क वाला होता है। अगर दोनों के मासेस सेम है, रेडियाई सेम है, तो आपके ख्याल में कौन सा वाला तेज घूमेगा? डिस्क वाला। मासेस सेम है, रेडियाई सेम है, एक जो है वो डिस्क है और एक हालो है। तो डिस्क में सारा मास तो दूर दूर नहीं है ना, हालो में तो सारा मास दूर दूर होता है, सारा मास दूर दूर होता है। लेकिन जो डिस्क में होता है करीब करीब भी है ना, इस तरह दूर होता जाता है, आहिस्ता आहिस्ता दूर होता जाता है। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, वो हाफ एम आर स्क्वायर के बराबर है। हालो का जो बराबर है एम आर स्क्वायर के बराबर है। तो एम आर स्क्वायर ज़्यादा है हाफ एम आर स्क्वायर से, तो हालो जो है वो स्लोली रोटेट करेगा और डिस्क क्विकली रोटेट करेगा। सी फिजिक्स इन योर डेली लाइफ। फिजिक्स को अपनी डेली लाइफ में ले आओ और देखते जाओ। यानी ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, कम ज़्यादा होने से आपका रोटेशनल स्पीड भी कम या ज़्यादा होगा। साइकिल्स को देखो, व्हील्स बने होते हैं, मास दूर दूर डिस्ट्रीब्यूट होता है, वहाँ पर साइकिल की टायर में हवा भरी जाती है, क्योंकि हवा हल्की होती है, और हवा हल्की होती है तो मास कम होता है। जब मास कम होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है, कम होती, तो साइकिल का टायर जो है वो क्विकली घूम करता। गाड़ी का टायर हवा भरी जाती है, हवा हल्की है। अगर ये आयरन का बनाया होता तो गाड़ी किलोमीटर जाने के बाद सारा टैंक जो है पेट्रोल का खाली कर देगा, क्योंकि वो जा नहीं सकेगी, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, तो टायर रोटेट करने में बड़ी दुश्वारी होगी। अदरवाइज लोग फिर आयरन के टायर लगाते अगर ये पे घूमते, क्योंकि वो ख़राब भी जल्दी नहीं होते, पंचर भी नहीं होते, वो भी नहीं होते, और हाँ टफ हर एक चीज़ का मुकाबला करते। यही वो चीज़ें हैं which I'm going to develop in you people, that physics is within you people. Think what I am learning, what I am studying, and where it is applicable. So the application is very important. So try your best to make your knowledge practical, and if you start thinking, then you will become a good practical people. Thank you very much.